तो वर्क, पावर एंड एनर्जी का, ठीक है, रिवीजन। वर्क, पावर एंड एनर्जी। चलो तो तुम लोग क्विकली अगर रिवाइज करके आए हो जी भैया। तो टॉपिक्स का जस्ट नाम बोलो, क्या क्या टॉपिक है। क्या पहले डेफिनेशन ऑफ वर्क। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझ टाइम भी बोले थे हमको पर्सनली वर्क, पावर एनर्जी में डेफिनेशन ऑफ वर्क अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, वो इंटीग्रेशन वाला फॉर्म। फिर दूसरा, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। बिल्कुल सही। देखो हम लोग कितना इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, पर पढ़ क्या है तो कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। और बोलो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। बिल्कुल सही। और बोलो आगे, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। बिल्कुल सही, बहुत पहले सही, इस बिल्कुल सही बोलो, इस बिल्कुल सही बोलो। भी है। हालांकि ये जनरल डेफिनेशन में सारा आ जाएगा, बट पढ़े थे इस सीक्वेंस में हम लोग। हाँ भैया। चलो और बोलो। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। ओके, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और बोलो, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट हो। काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी ओके, मतलब ठीक है, और उसमें वर्क की एनर्जी थ्योरम। काइनेटिक एनर्जी, और इसके नीचे जस्ट बात डिफाइन किए थे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में तुम लोग जानते हो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है, इसलिए जस्ट पहले काइनेटिक एनर्जी डिस्कस किए थे इसके पहले, और फिर आए थे वर्क एनर्जी थ्योरम पे। चलो और बोलो, पोटेंशियल एनर्जी था। बिल्कुल सर। इसको क्या बोले थे हम, पोटेंशियल एनर्जी कर्व या फंक्शन, कुछ ऐसा बोले थे क्या। जी भैया। ओके, चलो पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी का का डेफिनेशन पढ़े थे, अगर इसको क्लियर होकर बोले तो ये डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, थोड़ा ज्यादा प्रिसाइज होके बोले तो इसमें कुछ अपना हम लोग नहीं कर रखे हैं, ठीक है, ये जस्ट डेफिनेशन है। उसी तरह यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। जी भैया। और उसका चलो पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, इसका कर्व, क्या जी उसको भैया बोले थे, कर्व कुछ भी। जाना क्या, क्या बोले ये थे कुछ। पोटेंशियल एनर्जी कर्व बोले थे। ओके ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। और पोटेंशियल एनर्जी कर्व से हम लोग पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम डिफाइन किए थे, जी भैया। पॉइंट्स एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, जी भैया। स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, जी भैया। और कुछ। एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो वो एक्चुअली आता कहाँ से है, मैं वर्क नहीं थे वर्क। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हाँ, लेकिन उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंट्रोड्यूस हो गया, इसलिए हम लोग बीच में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते, फिर बाद में इस पे आए थे, जस्ट वर्क जी एनर्जी भैया। थ्योरम के बाद नहीं पढ़े थे। तो इसको हम रखना चाहेंगे। चलो कोई नहीं, अब तो कहीं भी रखो, तुम लोग समझ ही रहो पढ़ के आओ तो। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, या कंजर्वेशन ऑफ, या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो ही बोलो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। और बोलो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बिल्कुल सही, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और बोलो, क्या हो गया भैया। अब वो एक चीज इतना जो ही। जस्ट पढ़ने के लिए था, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी, पूरे दुनिया का एनर्जी का बात करते हैं हम लोग, एनर्जी का नाइदर बी मेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तुम्हारा हालांकि न्यूमेरिकल में जी बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं होगा, बट जस्ट अपने आप में बहुत बड़ा प्रिंसिपल है एक्चुअली। तुम्हारे चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करना उतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट वो बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। पूरे यूनिवर्स का एनर्जी जो, वो क्या ऐसा बोला जाता है, कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड। तो जब ये वाला एनर्जी हम बोल रहे हैं जिस पे तुम नहीं ध्यान दोगे, जब से जो सबसे लास्ट में लिखे हैं, इसका मतलब ये एनर्जी में सारा आ रहा है, दुनिया का हर तरह का एनर्जी, हीट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह जितना भी। बट यहाँ जो तुम पढ़े हो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, इसमें जब तुम पढ़ रहे हो तो सिर्फ पोटेंशियल और काइनेटिक में तुम इंटरेस्टेड हो, तो लास्ट में जो प्रिंसिपल है वो थोड़ा ज्यादा भास्ट है। चलो ठीक है, बट इसमें हम लोग भैया एक जाएंगे नहीं, वर्ड है कंफ्यूज नहीं भाई। करने वाला, क्योंकि तुम मैकेनिकल एनर्जी पे ही काम कर रहे हो, वर्क
एनर्जी चैप्टर में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हम लोग अपना। तो पहले तो भैया ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स छूट गया। क्या छूट गया? वर्क डन बाय स्प्रिंग ओके, फोर्स। वेरिएबल फोर्स में ही एक्चुअली आ जाएगा वो, वर्क डन बाय हाँ स्प्रिंग भैया, फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। और दोबारा से रिवाइज कर रहे हो तो बेसिक से पूरा देखो कैसे कैसे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आया। डेरिवेशन जब तुम्हारे दिमाग में रहता है तो वो किसी न किसी सेंस में फायदा देगा। हालांकि हम बीच में बोलेंगे, उस टाइम भी बोले हुए थे, अगर तुम्हें बाय द वे कर्व देके काम करवा लेता है ना, वहां पे जिसका बेसिक क्लियर होगा वही उस क्वेश्चन को कर पाएगा। तुम F इक्वल टू kx के लिए वर्क निकालो, कुछ और फंक्शन अजीबोगरीब फोर्स डिफाइन कर देगा पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन में, जे एडवांस में, और वो उसका वर्क डन वगैरह निकालना चाहेगा, तो तुम इंटीग्रल एफ डॉट डी जो बेसिक डेफिनेशन पर स्टार्टिंग उसी से जाओ। स्टार्ट करते हैं। हालांकि चलो सबसे पहले तो ये तुम लोग इसमें ये बोलो कौन किस तरह के टॉपिक में तुमको लग रहा है या क्वेश्चंस में लग रहा है कि मतलब प्रॉब्लम आ रहा है। अभी भी आइडेंटिफाई किए होगे। मैं इसमें यार देख तो हो रहा था मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का जो पोस्ट है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसको मैं एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम ही है, जी भैया। वर्क एनर्जी थ्योरम ही है, नया नहीं है। और वो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी ज्यादा आसान हो जाता है अगर तुम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा रहे हो तो। और हम 2-3 को इलस्ट्रेशन लिए हुए थे क्लास में, ठीक है, वैसे हम यहाँ पे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है वैसा आ सकता है प्रॉब्लम। पहले बोले स्टार्ट करो, पहला बात तुम ये यार एको जैसा प्रोड्यूस हो जाता है, कुछ टकराता है आवाज वहां से क्या? तो देखो, तो है क्या, देखो तुम आइडेंटिफाई कर ली, तब तुम ये देखो कि जब क्वेश्चन कर रहे हो या कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो इससे रिलेटेड, जो तुमको लग रहा है वीक जोन बता रहे इंप्रूव कैसे करना होता है तुमको। वीक जोन सबका होता है लेकिन इंप्रूव करना होता है, काम करना होता है। तो तुम उस पर क्वेश्चन देखो, उस क्वेश्चन को बंद करके तुम करने की कोशिश करो, तुमसे नहीं हुआ बाय द वे, या मान लो तुम्हें कुछ आइडिया है बट तुम उस क्वेश्चन को लास्ट तक नहीं कर पाए। जनरली ऐसा होता है, हमको टॉपिक समझ में आ गया बट क्वेश्चन करने बैठ रहे हैं, तुम लास्ट तक नहीं पहुंच पा रहे, कुछ कर तो पा रहे हैं बट फाइनल आंसर नहीं निकाल पा रहे। इसका मतलब है चीजें तुमको समझ में आ रहा है बट तुम उसको कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो। तो तुम उसका सॉल्यूशन देखो जा करके, जो भी क्वेश्चन है कहीं पे बुक में या कहीं पे भी उस क्वेश्चन को देखो, जो सॉल्यूशन है पहले खुद से ट्राई करो, देखो क्या हम किए, मेरे दिमाग में क्या क्या चला और फिर हम सॉल्व नहीं कर पाए। इतना सोचने के बाद या दिमाग लगाने के बाद फिर सॉल्यूशन देखो वो क्या क्या था। फिर तुम सोचो कि हम सॉल्व क्यों नहीं कर पाए, सॉल्यूशन कौन सा चीज था जो हमको नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे। अब वो सॉल्यूशन टीचर क्लास में बता रहा हो किसी क्वेश्चन का, किसी बुक का सॉल्व एग्जांपल, कुछ भी हो सकता है, वो तुम पे डिपेंड करता है। टीचर है तुम्हारे सामने तो टीचर से सॉल्व करो, या टीचर सॉल्व कर रहे हैं, देखो तुम कौन चीज कनेक्ट नहीं कर पाए। जैसे अभी तुम क्वेश्चन से सर्कुलर मोशन का पूछे, हम तुमको बता दिए, तो तुम देखो कि हम जब कर रहे थे तो हम किस तरीके से क्या सोच रहे थे, और जब हम बताए हैं तुमको तो हम किस तरीके से उसको अप्रोच किए, क्या डिफरेंस, कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तुम ये कनेक्ट नहीं कर पाए क्या कि कहाँ पे नॉर्मल जीरो होगा, ये नॉर्मल जीरो करने वाला कंसेप्ट था, ऐसा कुछ नहीं सोच पाए, या तुम ये नहीं सोच पाए कि भाई थीटा पे जाके बीडी बनाना था, वो बीडी नहीं बना। तब जाकर के तुमको ये चीजें धीरे धीरे करते रहोगे, फिर धीरे तुमको नया क्वेश्चन भी करने का हैबिट में आ जाओगे, ठीक है। तो मैकेनिकल कंजर्वेशन प्रिंसिपल इजी है बट हो सकता है तुम अभी नए हो तो ये हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है। लिखते हैं यहाँ पे, और कुछ बोलो, और कोई टॉपिक हो तो, और कोई ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे वर्टिकल, बिल्कुल से डिस्क्रिप्शन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसको डिस्कस करेंगे वापस से। और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग को मतलब इसमें क्या, तुमको तो सीधा तुम फॉर्मूला याद करवा दिए, वैसे डेरिवेशन का बात कर रहे हो क्या? जी मैंने डेरिवेशन नहीं, मतलब उसमें आता, मतलब क्वेश्चन मतलब आता नहीं, मतलब बहुत सा मतलब ओके ओके ओके, हाँ कितना मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा ये सब। ओके 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 ओके, कोई नहीं कोई नहीं। तो इन चीजों को देखो क्या है, मतलब कि तुमको थ्योरी समझ में आ गया, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ये होता है, बट तुम क्वेश्चन हो सकता है अच्छे क्वेश्चन अप्लाई नहीं कर पा रहे होगे, समझ सकते, ये एक्सेप्टेबल है। तुमको करना क्या उसके लिए बताते हैं, पहले हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ज्यादा इस एक्सप्लेन करने से फायदा नहीं होगा, तुमको क्लियर कट बता देते हैं, क्योंकि हम जस्ट तुमको बोल देंगे कि देखो वर्क डन होता है हाफ एक्सरसाइज का, जो सच्चा है वो बोल रहे हैं। तो हम वैसा नहीं चाह रहे, हम चाह रहे रिवीजन ऐसा हो कि सच में तुमको लगे कि हमको तुम लोग लगे फायदा हो रहा है, तभी रिवीजन का कोई सेंस रह जाता है। जस्ट उसी चीज को उतना ही को वापस ये कर लेना, फिर उतना ही लेवल पे रह जाना, फिर इस रिवीजन का कोई सेंस नहीं हो। इंप्रूव भी करना है अपने को, वहां से ऊपर भी उठना है, जहाँ पे थे पिछली बार उससे ऊपर उठना है रिवीजन के टाइम में। तुमको करना क्या ऑनेस्टली, जो जो टॉपिक तुमको वीक लग रहा है, क्योंकि हमको जो तुमको जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन यह नहीं है कि हम तुमको जस्ट मुंह से बोल देंगे हो जाएगा, वो सॉल्यूशन नहीं हो पाए। तुम उस प्रोफाइल से रिलेटेड 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन कलेक्ट करो कहीं कहीं से, जहां जहां तुम फंस रहे हो, हर प्रोफाइल से रिलेटेड जी 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन कलेक्ट करो, सीट से कहीं से प्रीवियस से कहीं से भी, वो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कलेक्ट करो, लेके बैठो। हम यहाँ एक बार एक्सप्लेन करते हैं थ्योरी को, वापस से जाए घर पर अटेम्प्ट करना, नहीं हो सारा का सारा क्वेश्चन को फॉरवर्ड करना,
जो भी क्वेश्चन फंसा हो जी फॉरवर्ड करना, फिर हम लोग लॉजिकली डिस्कस करेंगे और फिर तुम कनेक्ट करना कि फंस कहाँ पे रहे, कहाँ जी पे फंस रहे हो, तब ऑटोमेटिक इंप्रूव होगा, तब इंप्रूव होगा ही होगा, पक्का इंप्रूव होगा। क्योंकि फर्स्ट बार होता है, देखो ऐसा नहीं, हम भी अभी तुमको बताया तो ऐसा नहीं था कि हम भी जब 11th में तो इतना ज्यादा कंफर्टेबली क्वेश्चन कर पा रहे थे, ऐसा नहीं होता। ओवर द टाइम चीज डेवलप होता है, किसी को 6 महीना लगता है, किसी को साल भर लगता है, किसी को 2 साल लगता है, टाइम लगता है उसमें। लेकिन यही है कि तुम अगर सही से स्ट्रेटजिकली करोगे तो जो चीज तुमको 8 महीना में जो डेवलपमेंट होगा वो तुम 4 महीने में कर सकते हो, अगर स्ट्रेटजी के साथ करोगे तो ये चीज हो जाता है। आता तो सबको समझ में, अगर तुम अभी से लगे रहो, कोई भी बच्चा लगे रहे 4 साल 5 साल लगाएंगे वो भी सीख लेगा, लेकिन यही तब तक उसका पेपर ही, जेई का पेपर ही भी दिया जाएगा, तो क्या फायदा 5 साल में उस चीज पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तुमको विद इन 2 ईयर 2 साल के अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना होता है मिनिमल, कि हाँ तुम अच्छा खासा स्कोर कर पाओ फाइनल एग्जाम। नहीं तो ओवर द टाइम पे तो किसी को भी होगा, कोई भी अगर 5 साल घसे बैठ करके तो धीरे धीरे वो भी सीख लेगा पूरा ऊपर, लेकिन अंदर 2 इयर्स तुमको 2 साल के अंदर करना हो, उसके के लिए तुमको स्ट्रेटजी से चलना कंपलसरी हो जाता है, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। 2 साल में टाइम बीत जाएगा बट वो कॉन्फिडेंस तुम गेन नहीं कर पाओगे लास्ट तक। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ वर्क। डेफिनेशन ऑफ वर्क अपना सबसे पहला है। तो देखो वर्क का डेफिनेशन, किसी फोर्स का वर्क का डेफिनेशन, वर्क निकालो किसी फोर्स। और हमारा इक्वेशन यही होता है, माइनस इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, फोर्स वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। हम इसी से स्टार्ट किए थे, कुछ लोग कांस्टेंट फोर्स से स्टार्ट करता फिर इस पे जाता, बट हम नहीं, हम यहीं पे जनरल डेफिनेशन है ये। माइनस प्लस में होता है। अरे यार क्या हम लिख रहे हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी वाला दिमाग में चल रहा है। सीधा एफ डॉट डी आर। एफ क्या था, जिस फोर्स के कारण तुम्हें वर्क निकालना है वह फोर्स, और डी आर क्या है, इनफाइनाइट स्मॉल अब डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली मान लो कोई भी जनरल ट्राजेक्ट्री है तुम्हारे पास, आइडिया एक्चुअली तुम लोग को क्लियर होगा, कोई भी ट्राजेक्ट्री, पॉइंट ए पॉइंट बी, ए से बी तक कोई भी पार्टिकल गया, मान लो से ब्लॉक ही गया, और इस ब्लॉक पे कोई फोर्स एफ लग रहा है, किधर भी लग रहा है, वो फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, डायरेक्शन उसका वेरी भी कर सकता है, मैग्नीट्यूड भी वेरी कर सकता है। जनरल फोर्स में बात कर रहे हैं अभी, तो कोई फोर्स का जम्पशन नहीं रहे, कांस्टेंट है या कुछ भी है, जनरल फोर्स। ये यहां से यहां गया, तो अगर ये यहां से यहां गया तो देखो गौर से, ये पूरा रास्ता, ये जो इसका पाथ देख रहे हो, एक्चुअली इस पाथ का हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा हिस्सा कंसिडर करो, जी डी आर, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट। उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के दौरान, उस छोटे से डी आर जो कि इतना छोटा है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना छोटा, छोटे से डी आर के दौरान फोर्स भले ही वेरी कर रहा होगा, बट उस डी आर के दौरान हम कांस्टेंट उसको मान सकते हैं। जी यह चीज हम हर छोटे छोटे डी आर के लिए कर सकते हैं। हर छोटे छोटे डी आर में 2f वेरी कर रहा है, फिर भी हम उसको कांस्टेंट जैसा ट्रीट कर सकते हैं और एफ डॉट डी आर निकाल सकते हैं। हर छोटे छोटे पार्ट में निकालो, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, सबको जोड़ दो, जी सबको जोड़ दो। जोड़ने का मतलब हो गया इंटीग्रल। क्यों इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पे ये डी आर तुम कितना डी आर बना सकते हो इतने छोटे से पार्ट में, इनफाइनाइट डी आर। इनफाइनाइट डी आर तुम्हारे पास इनफाइनाइट एफ डॉट डी आर आएगा। इनफाइनाइट और एफ डॉट डी आर को तुम हैंड से मैनुअली ऐड नहीं कर सकते, इसलिए इंटीग्रेशन लाना पड़ा, इंटीग्रेट कर देते। इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन, ये फोर्स और डी आर। और डी आर क्या है एग्जैक्टली, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर मेरे शरीर के सर पे अगर फोर्स लग रहा है तो तुम मेरे सर का डी आर देखोगे, ना कि हाथ का, पैर का या किसी और चीज का। बस यही है इसका एफ डॉट डी आर का। और ये इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट या इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट जो भी बोल लो, इनिशियल आया, इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन आर आई से आर। ये इक्वेशन था हमारे पास, और इस इक्वेशन को जस्ट देख करके हम लोग कंक्लूजन निकाले थे। ज्यादा उस सीक्वेंस में जाने की कोशिश करेंगे नहीं, ठीक है। तुम लोग जान रहे हो अगर कोई फोर्स डी आर के ऑलवेज परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा।
जी भैया क्योंकि हर छोटे छोटे हिस्से का एफ डॉट डी आर जीरो आएगा। एफ डॉट डी आर जीरो अगर आएगा तो जीरो प्लस जीरो कितनी बार भी जीरो जोड़ लो, इनफाइनाइट बार जोड़ लो, जीरो ही रहने वाला, तो जीरो आएगा। एफ जी डॉट डी आर जीरो। और कुछ पॉइंट था क्या इसमें? मैंने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताया था। हाँ, एक पॉइंट बिल्कुल सही। डी आर हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का देखना है, ना कि किसी और चीज का। जहां पे लग रहा है एग्जैक्टली फोर्स, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखना है। और कुछ खास इसमें था नहीं। यही वाला चीज जब कांस्टेंट फोर्स होता है तो एफ कहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन के? बाहर आ बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा। अंदर में डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आर। आर। और आर में लिमिट डालोगे तो क्या हो जाएगा? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। जी भैया बाहर में डॉट तो रहेगा ही। आर एफ माइनस आर आई, और आर एफ माइनस आर आई क्या होगा? नेट डिस्प्लेस। नेट। मतलब जब कांस्टेंट फोर्स है तो भले ही वो टेढ़ा हो रहा पाथ पे गया, तुमको उससे मतलब नहीं है। जी कांस्टेंट फोर्स लग रहा है ऐसा कुछ मान लो, तुम्हें सीधा इनिशियल टू फाइनल जोड़ देना है, टेढ़ा पाथ पे नहीं फोकस करना है। ये वेक्टर हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और जो फोर्स है दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, खत्म। और कांस्टेंट फोर्स है तो, और वेरिएबल फोर्स है तो जनरल इंटीग्रेशन तुमको जाना पड़ेगा, जो तुमको ऊपर बताएं। तो इसमें वेरिएबल फोर्स भी खत्म हो जाता है जब तुम इंटीग्रेशन नाम एक्सप्लेन कर दी एफ डॉट डी आर, तो एक्चुअली उसी का एक सब केस बोल सकते हैं, स्पेशल केस है कांस्टेंट फोर्स, और वेरिएबल तो ऑटोमेटिक वो था ही जब इंटीग्रेट कर रहे थे। तो तुम्हारा दोनों का दोनों इसमें कवर हो जाता है। वेरिएबल का जस्ट एक एग्जांपल लिए थे जो बहुत ही ज्यादा यूज होता है, स्प्रिंग फोर्स वाला। स्प्रिंग फोर्स वाला जी भैया। वह क्या था, यहीं पे कर देते हैं, उसमें कुछ है नहीं। F इक्वल टू फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? kx। तो पहला बात, यह फोर्स वेरिएबल है। क्यों है वेरिएबल? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ही x पे डिपेंडेंट है। मैग्नीट्यूड ही भले डायरेक्शन इसका कांस्टेंट है मानते हैं, बट मैग्नीट्यूड ही वेरी कर रहा है, तो फोर्स वेरी कर रहा है। फोर्स वेरी कर रहा है तो सिंपल इसको हम एफ डॉट जो आर एफ माइनस आर आई कैसे नहीं कर पाएंगे, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, जो जनरल डेफिनेशन स्टार्टिंग में बताएं, ये बात सॉल्व कैसे करते हैं? तो देखो कैसे करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन। फोर्स हमारे पास kx है, kx है, डिस्प्लेसमेंट छोटा सा मान लो dx। अब ये बताओ, या जस्ट समझने के लिए पूछे तुम लोगों से, यहाँ पे तो आर वेक्टर है, जी हाँ आर वेक्टर में तो एक्स कोऑर्डिनेट भी होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी होता है, जेड कोऑर्डिनेट भी होता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स ही क्यों ले रहे हो? ये वर्क डन वो एक्स में निकाल रहा है। क्योंकि स्प्रिंग एक ही डायमेंशन में मूव कर रहा है, ये बोलोगे और कुछ नहीं। तो जब एक ही डायमेंशन में मूव कर रहा है तो टू डायमेंशन है नहीं, तो वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट जीरो है, तो हम क्यों ले उसको? जी हाँ अगर बाय द वे स्प्रिंग फोर्स एंगल वगैरह पे लग रहा होता, तिरछा और लगता, बाय द वे ऐसा बोल रहे हैं, इमेजिन करो मन में, तो फिर तुमको यहाँ पे dx i कैप प्लस dy j कैप लेके काम करना होता। जी भैया तो मतलब ये इसलिए हम बोल रहे हैं कि तुम्हें ये भी चलना चाहिए। मान लो बाय द वे कहीं नया तरह से कुछ ऐसा वेरिएबल फंक्शन डिफाइन कर दिया, तुमको ये चीज पहले से दिमाग में चलता रहेगा, तो तुम यहाँ नया जब देखोगे पेपर में जाकर तुमको लगेगा नहीं कुछ नया मेरे साथ किया जाता, क्योंकि तुम वैसा कुछ पहले से एग्जाम माइंड में सोच के आए हो पेपर से पहले, और अचानक से एग्जाम में जाओगे तुम डर, ये क्या हो गया, मतलब कुछ अजीब लगा, तिरछा उड़छा लग रहा है, तो इसलिए बोल रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, एक्स इसीलिए रहे हैं क्योंकि वाई और जेड वेरी नहीं कर रहा है, क्योंकि स्प्रिंग क्या होता है, एक ही लाइन के लॉन्ग छोटा होता है, बड़ा होता है, तो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट तो है 1D। ठीक है, जी चलो अब यहाँ माइनस साइन क्यों आ रहा था, ध्यान होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। जी भैया वो माइनस आता था एक्स्ट्रा, क्यों आता था? ये माइनस डायरेक्शन को बताता है स्प्रिंग फोर्स के, मतलब फोर्स के नेगेटिव लगता है, मतलब स्प्रिंग फोर्स जो फोर्स लगाते हैं हम। एक्चुअली देखो है क्या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ डॉट डी आर, दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। जी भैया डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कॉस थीटा भी तो लेंगे तमीज से। जी भैया और तुम अगर ब्लॉक को स्प्रिंग में लगा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती माइनस आता है, वो एक्चुअली cos 180 हो जा रहा है -1। हाँ तुम अगर ब्लॉक को इधर खींच रहे हो, फोर्स इधर खींच रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इधर दे रहे हो x का, तो इसे फोर्स किधर लगेगा? इधर पीछे की तरफ जब f डॉट dr लोगे तो भाई दोनों के बीच कितना का एंगल बन रहा है? 180। तो यहाँ पे cos 180 भी लेना चाहिए हमको, वही cos 180 एक्चुअली माइनस हो जाता है। हाँ और हम लोग बोल देते हैं कि ऐसा जब माइनस इंडिकेट कर रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स है, कि तुम जिधर खींच रहे हो उसको अपोज कर रहा है स्प्रिंग फोर्स। जी हाँ
सच में ये डॉट प्रोडक्ट का कॉस 180 है, हमसे पूछो। अब तुम उसको अलग तरह से बोल दे तो गूगल भी माइनस साइन इंडिकेट्स ये वो वगैरह वगैरह जो भी। सच में ये डॉट प्रोडक्ट लिखो, ये डेफिनेशन को सही से लगाओ, माइनस ऑटोमेटिक है। ये इसी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, हाफ के लिमिट में पुट करोगे तो हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। एक्स इनिशियल क्या होता था, एक्स इनिशियल जीरो ऑपरेशन। एक्स इनिशियल मतलब इनिशियली वो नेचुरल लेंथ से कितना घटा हुआ या बढ़ा हुआ, चेंज इन लेंथ एट इनिशियल पॉइंट, चेंज इन लेंथ एट फाइनल पॉइंट, वो एक्सएफ होता है। अगर नेचुरल लेंथ 4 है, नेचुरल लेंथ मान लो 4 सेंटीमीटर की स्प्रिंग का, हम उसको इनिशियली 6 पे लेकर के फिर 8 पे ले गए, तो जब 6 पे था तो एक्सआई कितना लोगे, 4 से 6। हमेशा नेचुरल लेंथ से कंपेयर करते थे, ध्यान होगा, करवाए हुए इलस्ट्रेशन, हमेशा नेचुरल लेंथ देखते हैं। मान लो कोई स्प्रिंग का लेंथ 5 है, हम बोले 8 से 12 करना है, तो भाई इनिशियल जब 8 है वहां पे एक्सआई कितना लोगे, नेचुरल लेंथ 4 है, 4 लोग, नेचुरल लेंथ 4 है, इनिशियल 8 पे रखे हो 4 लोग, नेचुरल से कितना कम या ज्यादा, फाइनली 12 हो गया, 4 से 12 हो गया, इनिशियल उसका नेचुरल लेंथ 4 है, 12 पे ले जाना चाह रहे हो, तो कितना लोग वहां पे सिर्फ 8। हमेशा जिस पॉइंट पे, तो वही तुमको करना था स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन में, देखना है कि भाई क्वेश्चन में स्प्रिंग कहां से कहां तक का जा रहा है, वो मन में सोचो, जस्ट देखो कि भाई इनिशियल पे जब वो है तो नेचुरल से कितना कम या ज्यादा वो होगा एक्स, फाइनल पे जब है तब नेचुरल से कम या ज्यादा कितना है, ये तुमको देखना होता है बस एक्स। तो ये स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन है, कुछ है नहीं, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर कर लियो उस फोर्स के लिए और तुम याद कर लियो रेडीमेड, और तुमको याद होना भी चाहिए, कुछ नया आया कर इंटीग्रेट करो, सेम लॉजिक से आंसर आएगा। ये इसके बाद क्या है देखो तो टॉपिक में इंटरनल फोर्स वर्क डन, इंटरनल फोर्स का वर्क, चलो इंटरनल फोर्स का वर्क डन, आधे इंटरनल फोर्स के वर्क डन। अब चलो इंटरनल फोर्स का वर्क डन मतलब क्या, वर्क डन ही निकाल रहे हो तुम, वापस से यहाँ पे बोलेंगे वर्क डन ही निकाल रहे हो, वहां पे ही बोले थे, मतलब तुम वही चीज करने वाले हो, इंटीग्रल एफ डॉट डी आर कांस्टेंट होगा तो फिर इंटीग्रेशन से बच जाओगे, वो अलग बात है, फिर बाहर आ जाएगा तो, बट करने वाले वही हो। इंटरनल फोर्स मतलब कोई दो चीज के अंदर का मामला है, कोई दो ऑब्जेक्ट के अंदर का इंटरेक्शन हो रहा है, तो जब इंटरनल फोर्स बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली इंटरनल फोर्स अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं करता, दो फोर्स आएगा, एक एक्शन एक रिएक्शन। तो कोई एक मान लो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फोर्स, ठीक है, मान लो तुम्हारा एक सेकंड को नॉर्मली फोर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, दो ब्लॉक मान लो आपस में कांटेक्ट में रखा हुआ है, कांटेक्ट में रखा हुआ, ठीक है, कांटेक्ट में रखा हुआ, ठीक है, मान लो से किसी कारण से लेफ्ट वाला ब्लॉक ए बी पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऐसा, हालांकि जमीन पे अगर सिंपली तुम दो ब्लॉक को जस्ट टच करा रख दोगे तो नॉर्मल लगेगा क्या, यहाँ पे नहीं रही, तो मन में होना चाहिए भाई नॉर्मल, मतलब धक्का वाला कुछ सेंस हो, जस्ट तुम आके मेरे साइड से बॉडी में हल्का टच करोगे, जस्ट टच कियो, फिर नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा, कुछ प्रेस करने का सेंस भी आना चाहिए, भाई दोनों एक दूसरे को दबा रहा है तब बोलेंगे, तो हम ऐसा बोल दिए, मान लो बाहर से फोर्स ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को नॉर्मल लगा रहा है, ऐसा अज्यूम कर लो, हालांकि मेरे डायग्राम में जैसा रखा हुआ है सिंपल नॉर्मल लगेगा नहीं, ये तुम्हारे दिमाग पता, मान लो ऐसा कुछ फोर्स लगा दिया अब लगेगा, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट सामने वाले ब्लॉक को पुश करने की कोशिश करेगा तो अब नॉर्मल लगेगा, ये नॉर्मल, तो इसका बाय न्यूटन थर्ड लॉ बी बी ए पे लगाएगा, भाई वर्क डन कैसे निकालें, तो कुछ नहीं, ये वाला नॉर्मल किस पे वर्क करेगा, बी पे, जिस पे फोर्स लगेगा उस पे वर्क होगा, सीधा सा बात है, हम अगर किसी पे फोर्स लगा रहे हैं तो हमारे द्वारा वर्क किया जाएगा, बट किस पे किया जाएगा, जिस पे लगा रहे हैं, वर्क डन बाय मी ऑन, जिस पे भी हम फोर्स लगा रहे हैं, उसी तरह यहाँ पे ये जो फोर्स है बोलेंगे यह फोर्स वर्क करेगा वर्क डन ऑन बी बाय ए, ये वाला फोर्स वर्क करेगा वर्क डन ऑन ए बाय बी, समझ रहे हो, पूरा लैंग्वेज कंप्लीट ऐसे होता है, वर्क डन ऑन ए बाय दिस फोर्स या जो भी, ठीक है, तो वर्क निकालना क्या करेंगे हम, भाई पहले इस फोर्स का वर्क निकाल लो, सिंपल इंटीग्रल एफ डॉट डी आर से, कांस्टेंट अगर फोर्स है, नॉर्मल अगर कांस्टेंट है बाय द वे, जो कि मोस्टली होता है, तो फिर कुछ नहीं है, नॉर्मल इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल डॉट प्रोडक्ट, इंटीग्रेट भी नहीं करना है, नहीं ये वेरिएबल है, कुछ इंटरनल फोर्स है जो वेरी कर रहा है, सपोज मान लो वेरी कर रहा है, तो तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी कुछ नया नहीं कर रहे हो, तुम्हें जस्ट इंटरनल फोर्स देखना है, एक ये वाला इंटरनल फोर्स, उसका रिएक्शन, दोनों के लिए अलग अलग वर्क जैसे निकालते हो वैसे निकालो,
और क्वेश्चन वैसा आता है इनकेस कहीं पे, तो कुछ नया नहीं करना है। इनको दोनों के डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग इमेजिन करना है और सिंपल दोनों के अलग अलग वर्क निकालना है। टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स क्या करोगे, इसका वर्क डन प्लस एक्शन का वर्क डन प्लस रिएक्शन का वर्क डन ऐड कर दोगे तो टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स आ जाएगा तुम्हारे पास टोटल। जी और इसमें एक नोट था कि नॉर्मल एक ऐसा इंटरनल फोर्स है जिसके द्वारा टोटल वर्क डन हमेशा 0 होता है। जी जी ये किसी भी इंटरनल फोर्स के लिए ट्रू नहीं है, नॉर्मल के केस में ट्रू होता है कि नॉर्मल एक ऐसा इंटरनल फोर्स है जिसका अगर तुम मान लो ये नॉर्मल का वर्क डन निकालोगे प्लस ये नॉर्मल का वर्क डन निकालोगे कितना आएगा 0। 0 क्यों आएगा 0 अब तुमको नेचुरली भी दिखना चाहिए, नहीं दिखता है तो वापस से एक्सप्लेन हम करते हैं नॉर्मल का टोटल वर्क डन क्यों 0 होता है। देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, हमें इसका वर्क डन निकालना है फिर प्लस इसका वर्क डन निकालना है और प्रूव करना है कितना आएगा 0। हमें पता नहीं है, हालांकि तुमको पता है बट अभी बोल रहे हम प्रूव कर रहे हैं, इसको प्रूव करना चाह रहे हैं इस स्टेटमेंट को। तो कैसे प्रूव करेंगे वो देखो, हम बोलेंगे जब ये नॉर्मल लग रहा है बी पे तो हम किसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे बी का बी का, और बी मान लो बाय द वे किधर भी जा रहा होगा, बी का कौन सा डिस्प्लेसमेंट लोगे जो नॉर्मल के अलोंग परपेंडिकुलर वाला के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये सब तुमको दिखना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं तो अलोंग वाला ही कंपोनेंट अपने इंटरेस्ट में होता है डॉट प्रोडक्ट में, परपेंडिकुलर वाला लोगो भी तो 0 हो जाएगा। तो बी का हम वो डिस्प्लेसमेंट लेंगे जो नॉर्मल के अलोंग है। मान लो बी इधर की तरफ एक्स मूव किया तो कितना वर्क होगा इस नॉर्मल का, नॉर्मल इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एक्स इनटू कॉस कितना, तो डॉट प्रोडक्ट ले रहा है कॉस 0, cos 0 तो इसलिए नहीं लिखा, तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए ना, किसी मल्टीप्लाई कर दिया करो, सेम है इसलिए cos 0 1 ले रहा है। बहुत बच्चे का देखते हैं उल्टा भी रहता है, उसको आदत रहता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट खत्म, फोर्स इनटू 9th ही बच्चा सब कुछ लोगों को देखते हैं वो सीधा करता है, उसको पता उतना नहीं होता अपोजिट और सेम का, पर तुम लोग को पता है cos 0 1 है। अब आते हैं इसका वर्क पे, ये बताओ अगर b दाहिने तरफ x गया है तो a को भी दाहिने तरफ ही x जाना पड़ेगा, क्यों? तो मतलब दोनों एक साथ कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट का अगर दोनों साथ वह यहाँ पे भी समझो तो तुम 2 दिन पहले से पूछे थे कौन सा वेज कांस्टेंट, जी वही कांस्टेंट यहाँ भी लग रहा है। जी कांटेक्ट सरफेस ये है, देख लो ये आगे तुम पूछे थे उस दिन बताए हुए थे। कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन सेम होगा, नहीं तो कांटेक्ट छूट जाएगा। इसी को वेज कांस्टेंट करके पढ़ाया जाता है, खुद टीचर लोग पढ़ाते हैं। तो एक्चुअली ए भी इधर के तरफ ही एक्स जाएगा क्योंकि कांटेक्ट में इसको रहना है। अब इस नॉर्मल का वर्क निकालो तो नॉर्मल इनटू एक्स cos 180 अपोजिट हो गया, नॉर्मल इधर है जस्ट अपोजिट माइनस एन एक्स, टोटल वर्क कितना आ गया 0, खत्म, बहुत इजी है। तो कांटेक्ट का हम लोग क्या किए, कंस्ट्रेंट यूज किए। तो भाई दो चीज कांटेक्ट में है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन सब सेम होना पड़ेगा, इसलिए दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम लिए। और चूंकि फोर्स अपोजिट एक जगह आया f into x, एक जगह आया माइनस f into x, एक्शन एंड रिएक्शन अपोजिट होता है तो माइनस प्लस खत्म हो गया, इसलिए नॉर्मल का टोटल वर्क डन हमेशा 0 होता है हमेशा। जी चलो तो ये मीटिंग एंड होने वाला है, वापस से हमको लिंक भेजना पड़ेगा, आज पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट क्लास का प्लान कर लेंगे, फिर हम क्लोज करेंगे।